हमारे साथ बात करने के लिए आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला जी हैं, जो कि एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पे। और सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है, सनातन धर्म को कैसे देखते हैं? क्योंकि देखा जाता है कि अमूमन हमारे भारत में सनातन धर्म को लेकर के कुछ विपक्षी पार्टी हैं जो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं सनातन धर्म। तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। तो भारत में 13,000 वर्षों से ही सनातन धर्म का प्रभाव, बहुत ही रिच साहित्य रहा है। ऋग्वेद की रचना हुई है और उस रचना क्रम में कहा गया है कि सबसे पहले ऋषिया मंत्र दृष्टा रहा, ऋषियों ने परमात्मा को देखा और उन्होंने कहा कि सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिम सर्व तत्प्रत्यातिष्ठु दशांगुलम। ये प्रथम ऋग्वेद के मंत्र हैं, ये जहाँ पर ब्रह्म को देखा गया। उसके बाद राम का पीरियड आता है, कृष्ण का पीरियड आता है। हमारा धर्म बहुत रिच रहा है, बौद्धिक पीरियड आता है, बहुत रिच रहा है। 1500 सालों से हमारे धर्म पर, हमारे संस्कृति पर बहुत बड़ा अटैक हुआ। इवन मुगलों ने, मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने, सभी ने हमारे धर्म पर कुठारा घात किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। आज हमारी इवन स्वतंत्रता के बाद जो हमारी सरकार आई, इन्होंने केवल तुष्टीकरण की नीति अपनाई, धर्म पर ध्यान नहीं दिया गया। आज विगत 9-10 सालों से हमारी एक सनातनी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, जो कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति को, क्योंकि भारतीय संस्कृति का प्रभाव पूरे विश्व में फैला हुआ है, इन्होंने इस चीज़ को पहचाना और जिसके पहचानने के कारण हमारा धर्म को एक गरिमा प्राप्त हुई, एक सम्मान प्राप्त हुआ। काशी है, मथुरा है, अयोध्या तो बन ही चुका है, प्रयागराज है। हमारे धर्म का सम्मान पूरे विश्व में होने लगा। हमारी जो विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम की है, हमारी विचारधारा जो सर्वे भरन्तु सुखिनः की है, ये सब कुछ चलने लगी। ये सब माननीय मोदी जी के प्रभाव से रहा। एक समय हम आचार्य शंकर ने धर्म के लिए काम किया था, फिर विवेकानंद जी ने काम किया था और आज मोदी जी पूरे देश के लिए, धर्म के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा राजनीतिक, हर तरह से इस मामले में लाभ होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करिए। तो आपको नहीं लगता है कि भारत में मुस्लिम, जिस तरह से हम बात करें, मुस्लिम पक्ष की बात करें तो राम मंदिर वहाँ पे बनाया गया, अब मथुरा पे भी जो हिंदू पक्ष का रखना है, तो वहाँ पे मुस्लिम का ये कहना है कि उनके साथ जाति किया जाता है भारत में। तो इसको लेकर के कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात करी। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये हमारे राम कृष्ण धर्म, ये सब हमारे पूर्वज हैं। मुस्लिम तो बाद के आए हैं। आप ये बताइए, अभी ज्ञानवापी में आईएसआई सर्वे हुआ है, एक मंदिर को तोड़ करके और मस्जिद बना देना कहाँ के न्याय है? मुस्लिम भाइयों को खुद चाहिए कि जो हमारे प्राण है धर्म के, सनातन धर्म के, काशी, आपका मथुरा, ये जितने हमारे प्राण हैं, उनको तो स्वयं चाहिए कि हमारे जो मस्जिदों के ऊपर आके बाहर के लोगों ने बनाई हुई है मंदिरों के ऊपर, उसको तोड़ दें और हमारे हिंदुओं को सौंप दें। कोई बवाल ही नहीं है, कोई इसमें कोई कहानी ही नहीं है। तो मूलतः ये हिंदू धर्म के थे, अटैकर्स ने इसको क्षतिग्रस्त किया। पूरा हमारी गरिमा का समय आ गया है। हमारी सरकार कर रही है, कोर्टें कर रही है और हर जगह साक्षात प्रमाण इसके लिए, भाई वैज्ञानिक युग है और हमारा प्रमाणित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार बहुत सही दिशा में काम कर रही है, हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे हिंदुओं का गौरव पुनः लौटेगा। आज देखिए, ये गौरव, इतने अच्छे लोग हमारे हिंदू सनातन धर्मी हैं कि पूरे विश्व में जा रहे हैं और बड़ा सम्मान सबका बढ़ रहा है। हर जगह फैल रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, किसी को पीड़ा नहीं दे रहे हैं। कभी भी हिंदू किसी को पीड़ित करके अपना जीवन नहीं बनाता है। अब तो इसलिए सनातन धर्म का उदय होना पूरे विश्व के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। हम थोड़ा सा राजनीति की तरफ रुख करना चाहेंगे, क्योंकि राजनीति का जो चरम है वो अब बहुत ही ऊपर उठ चुका है भारत में। लोकतंत्र का बात करें या फिर हम संविधान की बात करें, लोकसभा चुनाव भी बेहद नज़दीक है। तो इस तमाम चीज़ को कैसे देखते हैं? आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है भारत में? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो राजनीति नैतिकता विहीन हो गई थी, नैतिकता, सुचिता और नैतिकता, हमारा देश, भाई कृष्ण ने महाभारत क्यों करवाई? क्योंकि धर्म की स्थापना कराना था, न्याय की स्थापना कराना था।
कहीं न कहीं हमारी आज़ादी के बाद भारत ज़्यादा स्वतंत्र हो गया था और इसमें क्या हुआ कि हमारा न्याय उपेक्षित होने लगा था और कहीं न कहीं हमारे अंदर एक जो नैतिक गुण होने चाहिए वो ह्रास हो गए थे। हमारी सरकार आई है तो अब देखिए इसका एक उदाहरण देख लीजिए, 50 लाख करोड़ लोन इन्होंने बांट दिया और सब लेके भाग गई, सब कांग्रेसियों ने किया। आज हमारी मोदी सरकार आई है तो हमारा राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, हर क्षेत्र एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से चलने लगा है। अगर सिस्टमैटिक तरीके से चलने लगा है तो लोगों को पीड़ाएं हो रही हैं। आप देखिएगा इसका प्रभाव, इसी का प्रभाव है कि आज भारत हमारी विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, 2-3 सालों में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और जो हमारे विकसित भारत की संकल्पना है ये हमारी नैतिकता, नीति, त्याग और एक के बाद कहीं न कहीं स्वार्थपरता की कमी और एक के बाद विशुद्ध ईमानदारी के कारण जो हमारी नीतियां बन रही है देश की, ये पूरे देश के अंतिम आदमी तक पहुंचेगा और देश का विकास होगा। यही कारण है कि आज जो पैसा बच रहा है गरीबों को उपराप्त होने जा रहा है। फ्री अन्न जन ले लीजिए, किसानों को जो दिया जा रहा है, पहले सब लूट खसोट हो जाती थी। तो आज हमारी मोदी जी सरकार जो शिकंजा कसा है, कहीं न कहीं एक अव्यवस्था को रोका है और नैतिकता के तहत 13 करोड़ लोग हमारी गरीबी रेखा से बाहर आ गए। पैसा तो वही था ना, तो पैसा को रोक करके सही जगहों पर पहुंचाना, ऑनलाइन ट्रांसफर, मतलब ये एक विशुद्ध ईमानदारी और नैतिकता की देन है। इसीलिए हमारा भारत विकसित हो रहा है, स्टार्टअप आ रहे हैं। आज किसी को घूस देने की जरूरत नहीं है। तो आने वाले समय में हमारा भारत विकसित अर्थव्यवस्था बनेगा और गरीबी दूर होगी। जो मोदी सरकार की 2047 तक संकल्पना है निश्चित ही साकार होगी और ये सही दिशा में चल रहा है। हम लोग प्रयाग के रहने वाले हैं, प्रयागराज भी तीर्थराज प्रयाग है, वहाँ भी अभी गरीबी का आलम है। हम लोग भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि अगर तीर्थ स्थानों का विकास होगा तो निश्चित है पर्यटन आएगा, उद्यम लगेंगे, उद्योग लगेंगे, आत्मनिर्भर भारत के तहत सबको परिस्थितियां मिलेंगी, सारे युवा नौकरी लेने लायक नहीं बल्कि देने लायक बनेंगे। ये 5-7 साल में हमारे भारत में दिखाई देगा। ये हमारी सरकार की नियति और नीति का भी परिणाम है, ईमानदारी का ही परिणाम है। थोड़ा सा कठिन लगता है स्टार्टिंग में कड़ाई, लेकिन इसका परिणाम बहुत सुंदर और देश के लिए महाकल्याणकारी आएगा। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो एक तरफ जितने विपक्षी पार्टी हैं वो सभी एक मंच पे आकर के इंडिया अलायंस बनाए, वहीं दूसरी तरफ देखिए तो आज जो हमारे देश के अन्नदाता किसान हैं वो कहीं ना कहीं बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो अन्नदाता हैं वो सरकार के विपक्ष में जाकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं आने वाले समय में? पहली बात तो जितनी हमारी विपक्षियां पार्टी हैं ये सब दागदार हैं। किसी ने कोल आवंटन में फंसा है, कोई शराब घोटाले में फंसे हैं। अब आप देखिए ममता बनर्जी का करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए उनके मंत्री का पकड़ा जा रहा है। एक भी इलेक्शन उनका सिलेक्शन टीचर्स का कायदे से हुआ नहीं है। आप इनका लालू यादव जी की कहानी देख ही रहे हैं। जिस भी अलायंस का नाम ले लीजिए आप, ये कहीं न कहीं नैतिक रूप से भ्रष्ट हैं। ये केवल परिवारवाद के बाद कहीं न कहीं देश में लूट खसोट की राजनीति कर रहे हैं। आज चूंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अपने आप को बचाने के लिए ये कुछ खालिस्तानियों को या कुछ गलत लोगों को किसानों के रूप में ला करके यहाँ सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। होने वाला कुछ नहीं है। आज हमारे किसान महासमृद्ध है, पूरा MSP मिल रही है और कहीं न कहीं हर के खाते में 6-6 हज़ार रुपए पैसा जा रहा है। किसानों कोई दिक्कत नहीं। ये एक तरह की विशुद्ध अंतर्राष्ट्रीय और लोकल विरोधियों की चाल है जो कहीं न कहीं हमारी सरकार इसको विफल करने में सक्षम होगी। देश सही दिशा में बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ता होता तो आज जो 400 सीटों की संकल्पना की जा रही है, आज फेसबुक के और इसके बाद सोशल मीडिया के ज़माने में हमारा भारत किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, सबको दिख रहा है। इवन हमारा सबका साथ सबका विकास जो हमारा प्रयास ये मोदी सरकार का है, निश्चित है वो सराहनीय है। यहाँ न हिंदू है न मुस्लिम है, यहाँ केवल ईमानदारी से सरकार आगे बढ़ रही है और बहुत तरीके से जाएगा। विपक्षी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इनका मोरली इतना गिर चुका है तो दूसरे तरीके से हमारी सरकार को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कोई मतलब नहीं, कर कुछ नहीं पाएंगे। एक आखिरी सवाल, आप मोदी की रणनीति से काफ़ी इम्प्रेस हैं, मोदी रणनीति की आप काफ़ी बात भी करते हैं। लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या आचार्य जी चुनाव भी लड़ेंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि हमारे जैसे योगी जी हैं, जैसे ही आया है उत्तर प्रदेश से भय खत्म हो गया है। हमारे मोदी जी आए हैं, आज की डेट में पहले नेता नेता को बनाता था, आज की डेट में हमारी सरकार कह रही है
कि जो लोग हैं जिन्होंने क्षेत्र में काम किया है, अर्थात जो काबिल लोग जिस क्षेत्र के हैं, उन्हीं को चुना जाएगा। जो ट्रांसपेरेंसी चुनाव में आ रही है, इन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर के मैंने 1 साल से प्रयागराज लोकसभा में 5 सीट पर 52 लोकसभा में बहुत बेहतर तरीके से हमने काम किया। वहाँ जनता की डिमांड आ रही है, और अगर सरकार को ये चीज़, अगर हम मेरिट पर हमने काम किया है और सरकार को, हमारी मोदी सरकार को समझ के आता है, तो निश्चित है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने प्रयागराज संगम को विकसित करने के लिए उसके लिए एफर्ट करेंगे। और हम बिल्कुल सरकार से, अगर हमको चुनती है तो हम आकर के अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। यदि बीजेपी से आपको टिकट ना मिले तो किसी आप अन्य पार्टी में जाना पसंद करेंगे? चाहे बात करें सपा, कांग्रेस और भी बहुत सारे पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में, तो यदि बीजेपी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप दूसरे पार्टी में शामिल होंगे? देखिए, मैं एक चरित्र की राजनीति करता हूँ, सनातन धर्मी हूँ, मैं इलाहाबाद का मैं ब्राह्मण हूँ, और मेरी एक नैतिकता है। मेरे लिए एमपी बनना मेरे जीवन का टारगेट नहीं है। एक एमपी बनने से थोड़ा सा एक ताकत मिल जाती है कि जो हमारी 40% गरीब जनता है, हम उनकी मदद कर पाएंगे प्राइवेट के माध्यम से, सरकार के माध्यम से। बीजेपी में मेरा जन्म हुआ है, अब बीजेपी से हमारी रोम रोम विचारधारा मिलती है, बीजेपी में ही रहूंगा, इसके अलावा मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। इसमें कोई संशय है। मेरा मूल उद्देश्य, मुझे राजनीति से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र गरीबों का कल्याण और प्रयागराज को एक आध्यात्मिक गौरव दिलाना। अनादिकाल से ये हमारा संगम का मेला लगता है, वहाँ पर एक आदमी आता है, रहने की व्यवस्था नहीं है, कहीं न कहीं प्रॉपर विकसित नहीं है। तो प्रयागराज के विकास के लिए मैं राजनीति में आ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि हमारी सरकार, अगर उनको हम मेरिट पर हो तभी मैं चाहता हूँ, बिना मेरिट के मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे लगता है कि अगर सरकार चांस देती है तो हम प्रयागराज का विकास 100% बीजेपी में ही रह के करेंगे, बीजेपी के अलावा हमारी कोई कल्पना भी नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये हम बात कर रहे थे आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला जी से। इनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से मिलती जुलती है, और बीजेपी के ही विचारधारा पे ये चलना भी आगे पसंद करेगी। यदि बीजेपी इन्हें टिकट देना चाहेंगी तो ये जनता की सेवा के लिए और जनता का और भी बेहतर से सेवा कर सके, इसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।